Good morning, students. Welcome to all of you in the MANGNALE biology classes. Myself MANGNALE, and today we are discuss about the next concept related to the photosynthesis chapter. Okay, last class में हमने photosynthesis higher plant chapter start किया था. कौन सा chapter? Photosynthesis. Photosynthesis in higher plants. ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में. उसी पार्ट का अगला पार्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. So what is photosynthesis? The capacity of organism to prepare their own food are called as photosynthesis. Photo means light and synthesis means production. They produce their own food and that's why called as photosynthesis. तो photosynthesis चैप्टर में हमने अब तक क्या स्टडी किया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो वर्क किया है फोटोसिंथेसिस के ऊपर उसके बारे में डिस्कस किया है. जैन इंगनाउस है, प्रेस्ले है, ओके, और बहुत से साइंटिस्ट है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो प्लांट में मैक्रो में वो पूरा दिया है, डिस्कशन किया है. अभी एक्चुअली चैप्टर के जो आपको पार्ट मालूम होंगे, चैप्टर के दो पार्ट है. फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस जो है उसका जो मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पार्ट में कंप्लीट होता है. कौन कौन से दो पार्ट? वन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन एंड अदर इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. तो पहले जो मैं आपको पार्ट स्टडी कर रहा हूं आज, दैट इज लाइट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो है लाइट रिएक्शन. ओके, तो आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा पूछा है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन के क्या क्या नाम है? लाइट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, कंपल्सरी लाइट चाहिए ना. लाइट रिएक्शन होने के लिए कंपल्सरी लाइट की जरूरत है. ओके, इट इज रिएक्शन आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज और फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं एंड रिस्पांसिबल फॉर हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स. और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फिर एनर्जी मीडिएटेड कंपाउंड फॉर्म होते हैं ना, कौन से? एटीपी एंड एनएडीपी. कैसे होता है देखिए, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इफ यू सी द लाइट रिएक्शन, ओके, लाइट रिएक्शन मैंने आपको बोला है, लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्राना. लाइट रिएक्शन कहां होती है? लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्राना. ओके, और ग्राना में क्या होता है आपको पता होगा. ग्राना में क्या होता है, जब भी लाइट रिएक्शन होती है तो प्लांट क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और लाइट भी लेते हैं ना, लाइट भी लेते हैं. और जब वाटर लेते हैं तो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. लाइट रिएक्शन में जब वाटर लेते हैं और वाटर ब्रेकडाउन होता है उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. और वाटर ब्रेक होने के बाद वाटर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन ना. So in grana, in light reaction, water molecule break down to release O2. Okay, and that is called as light reaction कहते हैं. ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है फिर? लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती है. कौन कौन सी दो चीजें बनती है? एक तो बनता है एटीपी बनता है. ओके, और दूसरा क्या बनता है? प्लस NADPH. आप बोलेंगे ये सब कैसे होता है? याद रखिए, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था. ओके, एटीपी कैसे बनता है आपको पता होगा. ये क्या है? क्लोरोफिल है. ये क्या है? क्लोरोफिल. ये है ना क्लोरोफिल, जिसको हम एसेंशियल पिगमेंट बोलते हैं. ये क्लोरोफिल ये क्या करता है, जब ये एक्साइट होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देता है ना एक्साइटेड स्टेट में, और जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है एक्साइटेड स्टेट में और जाके नीचे आता है ना कौन? इलेक्ट्रॉन. क्लोरोफिल ये जब लाइट रिसीव करता है तो उसका अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका? एडीपी प्लस आईपी का कन्वर्शन होता है एटीपी में. तो इस तरीके से एटीपी बनता है. फिर क्लोरोफिल ए के अंदर लाइट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद, पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट ऑब्जर्व करने के बाद, ओके, इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, एट दैट टाइम दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. और याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो ये क्या होता है? एटीपी बन गया. बाकी क्या रह गया? NADPH2. आप बोलेंगे NADPH2 कैसे बनता है सर? ओके, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन रहता है? NADP रहता है. NADP, व्हाट इज NADP? NADP is called as reducing coenzymes. प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में
क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में एनएडीपी रहता है और वो एनएडीपी क्या करता है, वाटर से निकला हुआ हाइड्रोजन, वाटर जब ब्रेक होता है ना, वाटर जब ब्रेक होता है तो वाटर से हाइड्रोजन निकलता है और वो निकला हुआ हाइड्रोजन कौन लेता है, एनएडीपी लेता है और दोनों से किस में बनता है, एनएडीपी स्टोर में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एटीपी कैसे बना, क्लोरोफिल की वजह से बना एटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से बना एटीपी। ओके, और एनएडीपी कैसे बना, पहले एनएडीपी था, पहले क्या था, एनएडीपी था और उसके तो हाइड्रोजन अटैच हुआ और ये हाइड्रोजन आया कहां से, वाटर से। वाटर जब ब्रेक होता है ना फोटोसिंथेसिस में, जब वाटर ब्रेक होता है तो वाटर में से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है एंड दैट हाइड्रोजन टेकन अप बाय एनएडीपीएच। क्लियर? तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या मिल रहा है आपको, लाइट रिएक्शन में क्या क्या मिल रहा है आपको, लाइट रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, लाइट रिएक्शन में आपको एटीपी मिल रहा है, लाइट रिएक्शन में आपको एनएडीपीएच मिल रहा है। यह है प्रोडक्ट, यह है आउटपुट किसका, लाइट रिएक्शन का आउटपुट है। ओके, क्या क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, एनएडीपी मिल रहा है, इंक्लूडिंग लाइट अब्जॉर्प्शन ऑफ splitting of water molecule to release oxygen and several complexes are involved in the process and discussed below। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। अभी लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना, एटीपी एनएडीपी बना ना, तो ये एटीपी एनएडीपी जो है ये दोनों का यूज कहां होता है, ये दोनों का यूज होता है इधर कहां पे, डार्क रिएक्शन के अंदर होता है ना। लाइट रिएक्शन से बने हुए एटीपी एनएडीपी का यूज कहां पे होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, डार्क रिएक्शन आप बोले तो स्ट्रोमा ना। लाइट रिएक्शन कहां हुई थी, ग्राना के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो स्ट्रोमा में क्या होता है फिर, ओके, स्ट्रोमा क्या करता है, डार्क रिएक्शन में CO2 लेता है और CO2 से क्या बनता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बन गया ना। स्ट्रोमा में क्या बन गया, एटीपी का और एनएडीपी का यूज किया गया। स्ट्रोमा में क्या हुआ, एटीपी का और एनएडीपी का यूज किया गया और इसलिए याद रखिए एटीपी एंड एनएडीपी आर कॉल्ड एज असिमिलेटरी पावर। क्यों, क्योंकि इसका यूज कहां पे होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ओके, इन डार्क रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपी आर यूटिलाइज्ड एंड आफ्टर यूटिलाइजेशन क्या होता है, याद रखिए एनएडीपी का मतलब हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ग्लूकोज के अंदर फॉर्म हो जाता है ना। इसका मतलब पहले हाइड्रोजन वाटर से कहां गया, वाटर से हाइड्रोजन एनएडीपी में गया और एनएडीपी से कहां गया, ग्लूकोज के अंदर गया। इसका मतलब हाइड्रोजन ग्लूकोज फॉर्म करता है। ओके, और इस तरीके से डार्क रिएक्शन होते हैं। तो ये यहाँ पे और क्या मिलता है आपको, रॉ मटेरियल मिलता है। एटीपी का क्या बनेगा, एडीपी प्लस आईपी बनेगा और एनएडीपी का क्या बनेगा, एनएडीपी बनेगा ना। सो याद रखिए दिस इज लाइट रिएक्शन एंड दिस इज डार्क रिएक्शन, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट रिएक्शंस। वैसे तो ये बेसिक है मैकेनिज्म, ये बेसिक मैकेनिज्म आपको बताया मैंने। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कैसे इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। लाइट रिएक्शन हुई तो डार्क रिएक्शन होगी और डार्क रिएक्शन हुई तो लाइट रिएक्शन होगी। मतलब अब याद रखिए लाइट रिएक्शन इज द टोटल लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस बट डार्क रिएक्शन नॉट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, इट लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। मगर आपको पहले बोला है मैंने, लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो, दिन में होती है, डे टाइम में होती है। लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी दोनों रिएक्शन कब होते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम होते हैं ना। ओके, दोनों रिएक्शन, बोथ द रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ओके, बाद में फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है या पिगमेंट सिस्टम क्या है। ओके, आपको पता होगा ये जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाला जो यूनिट बनता है, ओके, फोटोसिंथेसिस करने वाला यूनिट बनता है एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेसिस के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए क्या यूज होता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक ओके क्या यूनिट या फिर पिगमेंट सिस्टम बनती है, फोटो सिस्टम बनती है। ओके, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो सिस्टम बोलते हैं या उसी को हम बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। फोटोसिंथेटिक यूनिट को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। आपको पता होगा ये पिगमेंट सिस्टम कहां पे रहते हैं, क्वांटाजोन के अंदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्वांटाजोन जो रहते हैं थैलाकोइड के अंदर, क्वांटाजोन, उस क्वांटाजोन के अंदर होती है कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक यूनिट की या फोटो सिस्टम की। तो फोटो सिस्टम क्या है पहले देख लेते हैं। व्हाट इज फोटो सिस्टम? These are the group of pigments molecule which are a part of conversion of light energy to chemical energy.
फोटोसिस्टम मतलब ऐसा पिगमेंट का ग्रुप है, फोटोसिस्टम मतलब क्या है, ऐसा पिगमेंट का ग्रुप है कि जो लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करती है ना, ऐसा पिगमेंट का ग्रुप है कि जो लाइट एनर्जी का कन्वर्शन किसमें करते हैं, केमिकल एनर्जी में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज ये एसिड पिगमेंट है, ये कौन है, एसिड पिगमेंट है। ओके, और ये सेंटर में कौन है, फिर एसिड पिगमेंट है ये, और सेंटर में कौन है, ये क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल है जिसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं ना। तो ये क्या है फिर, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, ये है रिएक्शन सेंटर। और ये बाकी के कौन है, ये दैट इज एक्सेसरी पिगमेंट्स। ओके, ये कौन है बाकी के, एक्सेसरी पिगमेंट्स, और ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फिर फोटोसिस्टम बोलते हैं। और ये क्या करते हैं फिर, फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट ऑब्जर्व करते हैं ना। डिफरेंट फोटोसिस्टम हैज कैपेसिटी टू ऑब्जर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट ऑब्जर्व करते हैं, कोई 680 लेता है, कोई 700 लेता है, कोई 690 लेता है, मतलब अलग अलग फोटोसिस्टम जो है, ओके, जो लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करते हैं ना। ओके, पहले बोला मैंने आपको, ये क्लोरोफिल ए की तरफ जब लाइट जाता है, जब ये लाइट कहां जाता है, क्लोरोफिल ए की तरफ जाता है, तो क्लोरोफिल ए क्या करता है, रिएक्शन सेंटर होने की वजह से उस लाइट का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करता है, किसमें, एटीपी में करता है ना। कौन, क्लोरोफिल ए। यहां पे मैंने बोला आपको, ये जो क्लोरोफिल ए था, ये देखिए, ये जो क्लोरोफिल ए था वो क्या करता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आते टाइम, ओके, यहाँ पे क्लोरोफिल से क्या बनता है, एटीपी बनता है ना। क्या बनता है, क्लोरोफिल की वजह से एटीपी बनता है, किससे, एडीपी प्लस आईपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। इसका मतलब ये पिगमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है, रिएक्शन सेंटर के साथ एसिड पिगमेंट के साथ क्या बना है, एटीपी बनाने के लिए हेल्प करते हैं ना। सो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आर कॉल्ड फोटोसिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। ये फोटोसिस्टम दो तरीके के, फिर फोटोसिस्टम कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन से दो टाइप है इसमें, ओके, वन इज PS1 एंड सेकंड इज PS2। उसी को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये दोनों अलग अलग फोटोसिस्टम है जिसका डिफरेंस हम देखने वाले बाद में। ओके, ईच यूनिट ऑफ रिएक्शन सेंटर, हर एक फोटोसिस्टम में क्या रहता है, हर एक फोटोसिस्टम में क्या रहता है, ओके ओके, सेंटर में क्या रहता है, रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल है ना। हर एक फोटोसिस्टम में सेंटर में कौन है, रिएक्शन सेंटर है, मतलब क्लोरोफिल है, स्पेसिफिक क्लोरोफिल एंड ऑब्जर्व लाइट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ, ओके, ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, एंड दिस सेंटर रिलीज इलेक्ट्रॉन अपॉन ऑब्जर्व एनर्जी। तो ये क्या करता है फिर, ये जो रिएक्शन सेंटर है, ओके, जब फोटॉन लेता है, लाइट लेता है, तो क्या रिलीज करता है, ये रिएक्शन सेंटर, ये क्लोरोफिल है, जब भी लाइट रिसीव करता है तो इसमें से क्या निकलता है बाहर, इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। और जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आता है रिटर्न, तब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ओके, अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल हैज अब्जॉर्प्शन पीक इज 700। याद रखिए आप डिफरेंस, PS1 जो है यहाँ पे क्या था, ओके, अब्जॉर्प्शन किस में होता है, 700 नैनोमीटर में होता है ना। PS1 में जो लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है कितने होता है, 700 नैनोमीटर में होता है, और यहाँ पे PS2 में कितने होता है, 680 नैनोमीटर में। PS1 absorb the light of 700 nanometer, PS2 absorb the light of 680 nanometer, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं ऐसा, this is also called as P700, okay, P700, okay, लाइट कितना होता है 6, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग P700, और इसको क्या बोलते हैं P680। ये क्या है, 700 और 680 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उस वेवलेंथ का लाइट क्या करते हैं, पिगमेंट सिस्टम ऑब्जर्व करते हैं ना, ठीक है। एंड व्हाइल PS2 reaction has absorption of maximum 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट। समझ रहे ना, दो अलग अलग पिगमेंट सिस्टम क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट ऑब्जर्व करते हैं। ये कितना ले रहा है 700, और ये कितना लाइट लेता है 680, ठीक है। तो व्हाट इज पिगमेंट सिस्टम, डेफिनेशन और एक बार बता रहा हूं मैं आपको, और एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं पिगमेंट सिस्टम की। व्हाट इज दिस, द एक्सिलरी पिगमेंट्स एंड रिएक्शन सेंटर टुगेदर फॉर्म पिगमेंट सिस्टम्स। कौन कौन, एक्सिलरी पिगमेंट्स एंड रिएक्शन सेंटर दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उसको कहते हैं पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम निकाल के दी है, याद रखिए। रिएक्शन सेंटर इज आल्सो कॉल्ड एज कोर कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर इज आल्सो कॉल्ड एज कोर कॉम्प्लेक्स, एंड द एक्सिलरी पिगमेंट इज कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
रिएक्शन सेंटर को क्या बोलते हैं, कोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो एसिडिक पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ओके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ओके, या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ये जो पिगमेंट्स है वो क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है ना, ओके, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स है, तो वो भी हेल्प करते हैं, ओके, एंड दीस आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जो है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वो रिसीव करके अब्सॉर्ब द फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर, ओके, एंड हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ द स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, ओके। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर तो समझ में आया कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है और PS1 और PS2 में क्या चेंजेस है देखते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने बोला आपको 700 नैनोमीटर का लाइट ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे बोला 680 नैनोमीटर का लाइट ऑब्जर्व होता है, ओके। LHC called LHC1 and LHC2 and these are complex bound to form protein। ये जो कॉम्प्लेक्स है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, एफिशिएंटली। तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ PS1 जो है, PS1 इसमें क्या क्या है फिर, PS1 कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज PS1 के अंदर दो कंपोनेंट है, ये कौन है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर मतलब कौन, क्लोरोफिल है ना, ये कौन है PS1 में, रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ये है, ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, P700 बोलेंगे ना एक, और दूसरा क्या है, सेकंड कंपोनेंट इन दिस PS1 इज, PS1 के अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, ओके, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। और LHC के अंदर और दो टाइप है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर और दो टाइप है, ओके, वन इज लाइट हार्वेस्टिंग P एंड दूसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ LHP का मतलब क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, और दूसरा जो है वो है प्रोटीन, समझ आ रहा है ना। तो ये है PS1 का कंपोनेंट्स, PS1 के पूरे कंपोनेंट क्या क्या है, PS1 में मैंने आपको बोला पहला है रिएक्शन सेंटर मतलब P700 क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल है, और दूसरा क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर दो है कंपोनेंट्स, LHP मतलब लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन भी है या पिगमेंट, सॉरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है मतलब एसिड पिगमेंट है और प्रोटीन है। वैसे इधर भी आप देखोगे PS2 के अंदर भी वैसा ही है, फिर क्या है, PS2 के अंदर सेम, क्या सेम, ओके, ये होगा पहला रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर इधर भी है, मगर यहाँ पे क्या है बेटा, P680 है ना, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर कौन सा था, P680 है, और दूसरा जो कंपोनेंट है इसके अंदर दैट इज सेम, कौन सा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर और दो कंपोनेंट्स दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन, लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन प्लस, सॉरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट प्लस प्रोटीन ना, ओके। तो ये कंपोनेंट है किसके, PS1 के और PS2 के, PS1 के ये दो कंपोनेंट है और PS2 के ये दो कंपोनेंट है। मैंने पहले बोला आपको रिएक्शन सेंटर के साथ, रिएक्शन सेंटर के साथ, ओके, जब बाकी के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग PS1 एंड PS2। तो PS1 में क्या क्या था, रिएक्शन सेंटर प्लस LHC था 1, और PS2 में क्या था, रिएक्शन सेंटर प्लस LHC था, LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। उसी के साथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर और दो कंपोनेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन, ये दोनों कंपोनेंट इसके अंदर मिलते हैं ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आप PS1 और PS2 के अंदर डिफरेंस क्या है देखते हैं। पहला डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको, द रिएक्शन इज P700, इधर रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P700 है, और उधर कौन सा रिएक्शन सेंटर है, P680 पहला। दूसरा PS1 लाई इन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड्स, PS1 जो है वो क्या करता है, थाइलाकोइड के आउटर सरफेस में रहता है, कौन, PS1, ये कौन है, थाइलाकोइड है, और थाइलाकोइड के आउटर सरफेस में रहता है कौन, PS1 is present on the outer surface of thylakoid and PS2 occurs in the inner surface। PS2 कहाँ है, thylakoid के inner surface में है ना, ये है दूसरा सेकंड डिफरेंस। फाउंड इन ग्रोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमेले, PS1 जो है वो ग्राना लैमेले भी है और स्ट्रोमा लैमेले भी है, कौन, PS1 प्रेजेंट इन ग्राना लैमेले और स्ट्रोमा लैमेले, एंड PS2 फाउंड इन ओनली ग्राना लैमेले, PS2 जो है खाली ग्राना लैमेले में है, ओके। और चौथा डिफरेंस, पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, PS1 जो है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब ये
साइक्लिक मतलब ये ना, इसमें PS1 इन्वॉल्व होता है, PS1 ओके, इसको साइक्लिक बोलते हैं। और नॉन साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है कौन, PS1। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, PS1 जो है ओके साइक्लिक में भी हो रहा है, PS1 साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है और नॉन साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है ना, कौन, PS1। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में इन्वॉल्व होता है कौन, PS1। और PS2 जो है, PS2 ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये कौन है, नॉन साइक्लिक है ना, ये कौन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, उसके अंदर PS2 मिलता है आपको, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस। और लास्ट डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, नॉट असिस्टेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। PS1 में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग नहीं होता, फोटोलाइसिस सपोर्ट नहीं होता, किसमें, PS1 की वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होता, फोटोलाइसिस सपोर्ट नहीं होता। मगर PS2 जो है, PS2 वो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है, फोटोलाइसिस सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, कौन, PS2। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एसिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस। ओके, एसिलेटरी पावर मैंने आपको बताया था, मैंने ATP एंड NADPH इसको बोलते हैं, ATP एंड NADPH आर कॉल्ड एज एसिलेटरी पावर, ठीक है। ये दोनों पे क्या बोलते हैं, एसिलेटरी पावर बोलते हैं, किसको, ATP को और NADPH को क्या बोलते हैं, एसिलेटरी पावर। क्यों, बिकॉज दे आर हेल्पिंग द कार्बन एसिमिलेशन ना, उस एसिलेटरी पावर का यूज कार्बन एसिमिलेशन में होता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन में होता है कार्बन एसिमिलेशन के लिए। इसका हेडिंग है फिर प्रोडक्शन ऑफ एसिलेटरी पावर। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ किसका, एसिमिलेटरी पावर। तो याद रखिए एसिमिलेटरी पावर जो है वो है दो, एक ATP और दूसरा NADPH ना। एसिमिलेटरी पावर कौन से दो है, एक है ATP और दूसरा है NADPH। ये दोनों को क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं आपको बताने वाला हूं मैं, ओके। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। एसिमिलेटरी पावर जब बनता है ना, तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके से होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो तरीके से होता है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हो गया पहला। और दूसरा जो था दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, कितने टाइप फोटोफॉस्फोराइलेशन टाइप, फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप है, एक नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक है ना। तो ये जो दो पाथवे है फोटोफॉस्फोराइलेशन के, ये जो दो पाथवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, ये किसने बताया, डॉक्टर अर्नॉन ने। अर्नॉन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या कहा, फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है, एसिमिलेटरी पावर जब बनता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन जो है दो तरीके से मूव होता है। एक अगर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वहीं पे आ गया, तो क्या बोलेंगे, साइक्लिक। और जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ने रिटर्न नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आल्सो कॉल्ड एज जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का और क्या नाम है, जेड स्कीम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक एक देखते हैं हम लोग, ओके। तो इन दोनों को डॉक्टर अर्नॉन ने इसको क्या कहा, ATP एंड NADPH को क्या है, एसिमिलेटरी पावर। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एसिमिलेटरी पावर जब बनता है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, NADP का कन्वर्जन NADPH में होता है ना। कैसे होता है आपको बताया मैंने, वाटर का जो हाइड्रोजन निकलता है, वाटर के अंदर का हाइड्रोजन निकलता है, NADP के साथ रिएक्ट होता है, और NADP का रिडक्शन होके NADPH बनता है, ओके। डिनोटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, and they will process the formation of ATP from ATP and IP using the light energy, also called as photophosphorylation। मैंने अभी बोला है आपको, ओके। एसिमिलेटरी पावर जब बनता है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं ना। तो उसमें क्या बना, ATP कैसे बना समझना है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ATP बनता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो NADPH बनता है ना। तो ये दो है, फॉलोइंग आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ATS लिंक्ड बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फिर, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज ओवर इलेक्ट्रॉन इन अ डाउनहिल जर्नी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो डाउनहिल जर्नी होता है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और बाद में ग्राउंड स्टेट पे जाता है ना। तो उसको कहते हैं ग्राउंड
downhill journey releasing energy and energy steps used in the generation of electrochemical proton gradient. Okay, that is ATP ना, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बनता है, मतलब एटिक बनता है ना. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चेन में सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में इन्वॉल्व होते हैं. ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है डाउनहिल जर्नी करता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, और आने के बाद ओके यूनिट स्टेट में क्या होता है, जनरेटिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है और फाइनली एटीपी बनता है ना. व्हाट इज redox potential? Redox potential किसको कहते हैं? इट इज मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ केमिकल स्पीशीज एक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा भी केमिकल जो है जब इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, लेता है, तो उसको बोलते हैं redox potential. Any chemical compound, any chemical molecules has tendency to acquire electron and thereby get reduced. कौन सा भी केमिकल जब इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद रिड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं. मतलब रिडक्शन होने की उसकी क्षमता, उस केमिकल की रिडक्शन होने की क्षमता है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल. ओके, और वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हेल्प करता है, और उसको कहते हैं वोल्ट. और वो मेजर कैसे करते हैं, फिर रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर्ड इन द वोल्ट्स या मिली वोल्ट में भी मेजर करते हैं बेस्ड अपॉन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. In order for plants to grow, they need inputs of carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called Photosystem 1 and Photosystem 2, that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis,
which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. The Calvin cycle consists of a series of